हेलो दोस्तों, देखिए आज से पहले हम आपको अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास का अलग अलग बहुत विस्तार से अध्ययन करा चुके हैं और आज हम बाकी बचे हुए 3 समासों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो चलिए आरंभ करते हैं। नंबर 3 होता है हमारा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास, तो कर्मधारय समास क्या होता है? देखिए, जिस समास का प्रथम पद विशेषण होता हो और अन्य द्वितीय पद विशेष्य होता है, वह हमारा कर्मधारय समास होता है। जैसे कि मैंने आपको शॉर्ट रूप में बताए थे कि जिन शब्दों के आरंभ में विशेषण शब्दों का प्रयोग किया जाता है वह हमारे कर्मधारय समास होते हैं। जैसे हमारा हो जाता है नीलांबर। नीलांबर यानी कि नीला अंबर। कमल नयन, कमल नयन, कमल के जैसे नयन। शुभारंभ, शुभारंभ यानी कि जो कार्य शुभ हो रहा हो, जिसका आरंभ शुभ हो। महापुरुष, महापुरुष भी इसी में आएगा यानी कि महान पुरुष। नीलकमल, नीलकमल, नीलकंठ, नीलगाय। ठीक है जी, यानी कि विशेषता बता रहा है। मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ, मुनि श्रेष्ठ भी यानी कि जो मुनि हैं वो श्रेष्ठ हैं। चंद्रमुख, चंद्रमुख यानी कि चंद्रमा के जैसा मुख। देहता, देहलता यानी कि देहलता यानी जो हमारी देह है वो लता के समान है। पंकज, पंकज देखिए पंकज बहुब्रीहि में भी चला जाएगा, इसलिए हम पंकज को बाद में विस्तार से बताएंगे आपको। इसके बाद प्रिय, प्राण प्रिय, जो प्राणों से प्रिय हो, जो हमारा प्राणों से भी प्रिय हो। महादेव, महापुरुष, महापुरुष, महापुरुष तो आ गया है। इसके बाद लेंगे खुशबू, बदबू। खुशबू और बदबू दोनों। घनश्याम यानी कि घन के समान श्याम। इसके बाद भी हम आते हैं द्विगु समास। नंबर 4 द्विगु समास। तो द्विगु समास हमारा क्या होता है? द्विगु समास जिस समास का प्रथम पद संख्यावाचक होता हो वह हमारा
द्विगु समास होता है जिस शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक होता है। तो देखिए एग्जाम्पल, दोपहर, दोपहर, चारपाई, चौराहा, त्रिभुज, त्रिनेत्र, चार दीवारी, चार दीवारी, देखिए चार दीवारी में चार हो गया, पनसेरा, पनसेरा हो गया यानी कि इसमें पांच हैं, छमाही, तिमाही, तिमाही, इनमें भी 6 महीने और 3 महीने का हमारा अर्थ निकल रहा है। इसके बाद दुअन्नी, दुअन्नी हो जाएगा। इसके बाद सतसई, सतसई भी हो जाएगा। और बताइए, हाँ जी नवरात्र, हाँ नवरात्र भी हो जाएगा, नवरात्र भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, पंचवटी, पंचवटी भी हो जाएगा, पंचवटी भी हो जाएगा, बिल्कुल सही है। तो इस तरह के हमारे जो किसी शब्द का प्रथम पद संख्यावाचक होता है वो हमारा द्विगु समास में हो जाता है। इसके बाद आते हैं अच्छा ये नंबर 3 था, 4 था और ये नंबर हमारा 5 था। और नंबर 6 हो जाता है हमारा बहुव्रीहि, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। तो बहुव्रीहि समास जो है, देखिए यह वह समास होता है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता बल्कि किसी तीसरे पद की तरफ इशारा होता है। यानी कि मैंने आपको बताया था, जब मैंने सारे समास शॉर्ट में अपनी पहली वीडियो में आपको बताए थे, शॉर्टकट में बताए थे, तो बहुव्रीहि समास के सामने मैंने लिखा था कि पर्यायवाची। तो जितने भी पर्यायवाची शब्द होंगे वो सब बहुव्रीहि समास में चले जाते हैं। जैसे पहला हो गया हमारा पीताम्बर, पीताम्बर। तो पीताम्बर हम किन्हें कहते थे, कृष्ण को, कृष्ण। इसके बाद दूसरा आता है हमारा गजानन, गजानन, गजानन हम किन्हें कहते थे, गणेश को। नंबर 3 आता है हमारा चंद्रशेखर। तो चंद्रमा किसके से शीश पे होता था, शिव, भगवान शिव के। इसके बाद एग्जाम्पल आता है दशानन, तो दशानन कौन थे, रावण। इसके बाद हम लेते हैं पंकज, पंकज देखिए इसका तीसरा अर्थ निकल रहा है। पंकज हम किसे कहते हैं, कमल को, कमल। और एग्जाम्पल लेते हैं
त्रिनेत्र, त्रिनेत्र यानी कि शिव, यानी कि शिव। इसके बाद और एग्जाम्पल हो सकते हैं चक्रधर, चक्रधर विष्णु या कृष्ण। विष्णु भी हो सकता है और कृष्ण भी हो सकता है। तो इस तरह से जो हमारे पर्यायवाची शब्द आते हैं वो हमारे बहुव्रीहि समास के अंदर आते हैं। तो आज हमारे समास का टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। तो देखिए, यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आपको बता दूं कि प्रत्येक एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग महत्व होता है और हमें यदि योजना सही तैयार नहीं करनी आती है तो हम उस मुकाम को, उस मंजिल को पाने में असफल हो जाते हैं। देखिए, चाहे आपका गणित हो, आपकी रीजनिंग हो, आपकी जीएस हो और चाहे आपकी हिंदी हो। जीएस का स्कोप बहुत बड़ा है, लेकिन आती उतने ही नंबर की है जितनी आपकी हिंदी आती है। इसी तरह से मैथ है। मैथ दिन रात मैथ में व्यक्ति लगा रहता है, मैथ निकालने में लगा रहता है, फिर भी उसके उतने नंबर नहीं आ पाते जितना वो चाहता है, जितनी उसको आवश्यकता है। और रही आपकी रीजनिंग, रीजनिंग एक हमारी बहुत अच्छे नंबर दे करके जाती है। उसी तरह से हमारी हिंदी का जो सब्जेक्ट है वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो सिलेबस में बहुत छोटा है। यदि हमारा यह सब्जेक्ट रीजनिंग के साथ मिल करके स्कोर बहुत अच्छा दे दे तो हमारा कोई भी पेपर बीट हो सकता है, उस मंजिल को हम बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप रीजनिंग और जीएस को आसान समझ करके ऐसे ही ना छोड़ दें, बल्कि मैं ये कहूँगा कि 100% नंबर रीजनिंग और हिंदी में आने चाहिए। आपका 50% एग्ज़ाम ऐसा हो जाना चाहिए कि हमारा कोई भी सवाल गलत होगा ही नहीं। तो आपको कम मेहनत में अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा। धन्यवाद।